अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। अकबर एक अनपढ़ शासक था। बिना पढ़े लिखे ही उसने अपने अनुभव और परिस्थितियों के अनुसार जो काम किया, इतिहास में वह उसके लिए महान सम्राट के नाम से जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं दोस्तों मुगल साम्राज्य के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। टॉपिक है अकबर। प्रश्नों के साथ उसकी व्याख्या करते चलेंगे और वीडियो के अंत तक अकबर से संबंधित सारे महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अकबर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है ए 15 अक्टूबर 1540, बी 15 अक्टूबर 1541, सी 15 अक्टूबर 1542 और डी 15 अक्टूबर 1543। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 15 अक्टूबर 1542। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट के राजा बीर साल के महल में हुआ था। अकबर के पिता का नाम हुमायूं और उसकी माता का नाम हमीदा बानू बेगम था। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, अकबर को गजनी की सूबेदारी कितने वर्ष की अवस्था में सौंपी गई? अकबर को गजनी की सूबेदारी कितने वर्ष की अवस्था में सौंपी गई? ऑप्शन है ए 8 वर्ष की अवस्था में, बी 9 वर्ष की अवस्था में, सी 10 वर्ष की अवस्था में और डी 14 वर्ष की अवस्था में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 9 वर्ष की अवस्था में। तो इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। देखिए, अकबर को 9 वर्ष की अवस्था में गजनी की सूबेदारी सौंपी गई और मुनीम खां को अकबर का प्रारंभिक संरक्षक नियुक्त किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली पर अधिकार करने के बाद हुमायूं ने अकबर को कहां का गवर्नर नियुक्त किया था? ऑप्शन है ए आगरा, बी मालवा, सी लाहौर और डी मुल्तान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लाहौर का। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। देखिए, हुमायूं ने अकबर को युवराज घोषित किया था और जब हुमायूं ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया तो उसने अकबर को लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया और बैरम खां को अकबर का नया संरक्षक नियुक्त किया गया। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, अकबर का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन है ए काबुल, बी लाहौर, सी सरहिंद और डी कलानौर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कलानौर। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर पंजाब के गुरदासपुर के निकट कलानौर में था। हुमायूं की मृत्यु की सूचना प्राप्ति के बाद बैरम खां ने वहीं पर 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक कर दिया। इस समय उसकी आयु मात्र 13 वर्ष की थी। अकबर की आयु कम होने की वजह से बैरम खां 1556 से 1660 तक अकबर का संरक्षक रहा। अकबर ने बैरम खां को वफादार एवं खान खाना की उपाधि प्रदान की थी। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? ऑप्शन है ए अकबर और हेमू, बी राजपूत और मुगल, सी बाबर और इब्राहिम लोदी और डी सिकंदर और आदिल शाह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अकबर और हेमू। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को।
देखिए, अकबर की आरंभिक समस्याओं में बीजापुर के आदिल शाह का हिंदू सेनापति हेमू था। अकबर के दिल्ली पहुंचने से पहले हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करके दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिया और स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करने लगा, परंतु उसका शासन बहुत कम समय तक रहा। अकबर के दिल्ली आने पर अकबर और हेमू के बीच 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें अकबर की जीत हुई और हेमू पराजित हुआ। आरपी त्रिपाठी ने अकबर की विजय दैवी संयोग और हेमू की पराजय एक दुर्घटना माना है, क्योंकि अकबर बहुत छोटा था। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, मक्का की तीर्थ यात्रा पर जाने के दौरान बैरम खां की हत्या किसने की थी? ऑप्शन है ए मान सिंह, बी मुबारक खां, सी कासिम खां और डी आसफ खां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मुबारक खां। इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। देखिए, आंतरिक परिस्थितियों की वजह से अकबर और बैरम खां के बीच मतभेद हो गया। अकबर और बैरम खां के बीच तिलवाड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें बैरम खां पराजित हुआ और उसको मक्का जाने पर विवश होना पड़ा। बैरम खां मक्का जाने के लिए निकला, लेकिन रास्ते में मुबारक खां ने अपने पिता की हत्या के बदले बैरम खां की हत्या कर दी। मुबारक खां एक अफगान था, इसको याद रखिएगा। बैरम खां की विधवा सलीमा से अकबर ने विवाह कर लिया और उसके 4 वर्षीय पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना को संरक्षण दिया और बड़ा होने पर उसको अपने नवरत्न में शामिल किया था। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, सर्वप्रथम किस राजपूत ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? सर्वप्रथम किस राजपूत ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? ऑप्शन है ए बुंदेलों ने, बी कछवाहों ने, सी राठौड़ों ने और डी सिसौदियों ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कछवाहों ने। और चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। देखिए, अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। जिस समय अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा पर जा रहा था, तो सांगानेर नामक स्थान पर 1562 में आमेर के राजा भारमल यानी कि बिहारी मल बादशाह अकबर की सेवा में उपस्थित हुए और उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की और अपनी ज्येष्ठ पुत्री हरखाबाई यानी कि जोधाबाई का विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। अकबर ने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अजमेर से लौटते समय सांभर में उसने राजा भारमल की पुत्री से विवाह किया। यह अकबर का प्रथम राजपूत कन्या से विवाह था और इसी राजपूत राजकुमारी से जहांगीर का जन्म हुआ। इस प्रकार राजा भारमल पहला राजपूत था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? ऑप्शन है ए मंडला, बी मांडू, सी असीरगढ़ और डी रामगढ़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मंडला। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। देखिए, 1564 में अकबर ने आसफ खां को गढ़कटंगा यानी कि गोंडवाना राज्य को जीतने के लिए भेजा। यह राज्य वर्तमान मध्य प्रदेश में पड़ता था। यहाँ का राजा वीर नारायण अल्पवयस्क था, परंतु उसकी मां दुर्गावती राज्य पर योग्यता पूर्वक शासन कर रही थी। उसने वीरता पूर्वक शाही सेना का विरोध किया, परंतु गढ़ एवं मंडला के बीच युद्ध में वो हार गई। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, राजपूताना के किस राज्य ने अकबर की संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया? ऑप्शन है ए आमेर, बी मेवाड़, सी मारवाड़ और डी बीकानेर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मेवाड़। इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए,
मेवाड़ ने लंबे समय तक मुगलों से युद्ध किया। मेवाड़ के राजा उदय सिंह के दो सेना नायकों जयमल और फत्ता ने बहादुरी से मुगल सेना का मुकाबला किया, लेकिन मारे गए। इन दोनों की बहादुरी से खुश होकर अकबर ने इनकी तस्वीरों को आगरा के मुख्य द्वार पर लगवाया है। इसके बाद दोस्तों, मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप ने लंबे समय तक मुगलों से युद्ध किया, लेकिन अपने जीते जी उन्होंने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की। राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राणा अमर सिंह ने जहांगीर से संधि की थी। गुजरात अभियान के दौरान अकबर ने पहली बार 1574 में समुद्र देखा। रणथंभौर के सुरजन राय हाडा ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। बीकानेर और जैसलमेर के शासकों ने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अपने पराक्रम के बल पर अकबर ने कश्मीर, सिंध, उड़ीसा, कंधार और अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाया। बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर दिया था। इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? ऑप्शन है ए अमर सिंह, बी मान सिंह, सी हकीम खान और डी शक्ति सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हकीम खान। इसको याद रखिएगा। देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति हकीम खान था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह एवं आसफ खां के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगलों के खिलाफ छापामार पद्धति अपनाई थी। मुगल सेना की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए महाराणा प्रताप वहां से जान बचाकर निकले। बीदा झाला ने महाराणा प्रताप को बचा लिया था। तो इसको याद रखिएगा। कुछ समय बाद महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। इसके बाद उनके पुत्र अमर सिंह मेवाड़ के शासक बने। तो इसको भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने अकबर को बरार सौंपा किस राज्य से संबंधित थी? ऑप्शन है ए बरार, बी बीजापुर, सी गोलकुंडा और डी अहमदनगर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अहमदनगर। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, अकबर ने दक्षिण अभियानों में बहमनी के 5 राज्यों में सर्वप्रथम एक दूत मंडल भेजा। इससे दक्षिण के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले खानदेश ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की। अहमदनगर ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, तो 1593 में अकबर ने अहमदनगर पर आक्रमण किया। यहाँ की मुस्लिम शासिका चांद बीबी ने मुगल सेना का 4 महीने तक मुकाबला किया और अंत में आत्महत्या कर ली। तो इसको भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अकबर ने बरार, अहमदनगर और खानदेश की सूबेदारी शहजादा दनियाल को प्रदान की और बीजापुर और गोलकुंडा पर अकबर अधिकार नहीं कर सका। बीजापुर और गोलकुंडा को औरंगजेब के समय में मुगल साम्राज्य में मिलाया गया था। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? ऑप्शन है ए 1590, बी 1575, सी 1576 और डी कभी नहीं मिलाया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1576। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में 1576 में मिलाया था। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, अकबर के समय में सर्वप्रथम विद्रोह किसने किया? अकबर के समय में सर्वप्रथम विद्रोह किसने किया? ऑप्शन है ए उज्बेगों ने,
बी यूसुफ जाई ने, सी मिर्जा बर्ग ने और डी बलूचियों ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उज्बेगों ने। इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, शहजादे सलीम ने कब विद्रोह किया? शहजादे सलीम ने कब विद्रोह किया? ऑप्शन है ए 1598 में, बी 1599 में, सी 1600 में और डी कभी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1599 में। हुआ क्या था, चलिए जानते हैं। देखिए, अकबर लगातार कई वर्षों तक शासक बना रहा। उधर शहजादा सलीम यानी कि जहांगीर ने लंबे समय तक अगला बादशाह बनने का इंतजार कर रहा था। वह ज़्यादा समय तक इंतजार नहीं कर सका और 1599 में बिना बताए वह इलाहाबाद चला गया और वहां पर एक स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करने लगा। अकबर ने दोस्तों सलीम को समझाने के लिए इलाहाबाद में अबुल फजल को भेजा। सलीम के निर्देश पर बीर बुंदेला द्वारा अबुल फजल की हत्या कर दी गई। इससे अकबर बहुत दुखी हुआ, परंतु सलीम के माफ़ी मांगने पर उसने उसको माफ़ कर दिया। 25 अक्टूबर 1605 को अकबर की मृत्यु हो गई। उसे सिकंदरा में दफनाया गया। इसके बाद जहांगीर अगला शासक बना। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, इबादत खाने का निर्माण किसने कराया? इबादत खाने का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन है ए औरंगजेब, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी अकबर और डी फिरोज शाह तुगलक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अकबर। बादशाह अकबर ने धार्मिक चर्चा और विचार विमर्श के लिए 1575 में फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना बनवाया था। बादशाह की अध्यक्षता में सैयद, शेख और उलेमा धार्मिक चर्चा करते थे। 1578 में इबादत खाना सबके लिए खोल दिया गया और 1582 में इबादत खाना हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। चलिए जानते हैं अकबर के अन्य महत्वपूर्ण कार्य। देखिए, 1562 में दास प्रथा समाप्त किया। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। 1564 में जजिया कर समाप्त किया। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की और 1574 में दाग प्रथा शुरू किया। आगे 1579 में मजहर की घोषणा की। 1580 में प्रांतों का गठन किया। 1580 में फिर दहसाला प्रणाली की शुरुआत की। 1582 में दीन ए इलाही की स्थापना की। 1583 में इलाही संवत की स्थापना की और 1573-74 में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की और 1573 में करोड़ी की नियुक्ति की। तो इन सब बातों को याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। एक बार पूछा गया था कि दीन इलाही की स्थापना कब हुई थी, तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती है? ऑप्शन है ए बुलंद दरवाजा, बी तुर्की सुल्ताना का महल, सी जामा मस्जिद और डी शहजादी अंबर का महल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जामा मस्जिद। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। देखिए, सम्राट अकबर द्वारा बसाए गए शहर फतेहपुर सीकरी को 1986 में यूनेस्को की धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। 1572 से 1585 तक यह मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रही। तो इसको भी याद रखिएगा। जामा मस्जिद के अलावा बुलंद दरवाजा, पंचमहल जो कि बौद्ध विहार की तरह पिरामिड आकार का है,
और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा आदि फतेहपुर सीकरी में मुगल वास्तुकला की अन्य स्मारक हैं। यहाँ पर स्थित जामा मस्जिद को शान फतेहपुर कहा जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। यहाँ पर स्थित अन्य इमारतें दीवाने आम, दीवाने खास, कोषागार, खास महल, तुर्की सुल्ताना की कोठी, जोधाबाई का महल, हवा महल, मरियम की कोठी, बीरबल की कोठी आज भी मौजूद हैं। तुर्की सुल्ताना का महल इतना सुंदर है कि पर्सी ब्राउन ने उसे स्थापत्य कला का मोती कहा है, तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? ऑप्शन है ए हुमायूं, बी अकबर, सी शाहजहां और डी औरंगजेब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अकबर। देखिए, अकबर ने इस्लामिक सिद्धांत के स्थान पर सुलह-ए-कुल यानी कि सार्वभौमिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। 1580 में जौनपुर के धर्मगुरु मुल्ला मजदी ने सभी मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था, तो इसको भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, अकबर के समय में रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन है ए मुल्ला शेरी, बी अबुल फजल, सी फैजी और डी बदायूनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बदायूनी। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। अकबर ने अपने राजकवि फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों को रजनामा नाम से फारसी में अनुवाद फैजी के निर्देशन में नकीम खां, बदायूनी और फैजी आदि विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयास से किया गया था। रामायण का फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। मोहम्मद हुसैन एक लेखक था, उसको अकबर ने जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी, तो इसको भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था किस पर आधारित थी? अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था किस पर आधारित थी? ऑप्शन है ए मनसबदारी, बी जमींदारी, सी सामंतशाही और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मनसबदारी। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20, टोडरमल किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है ए सैन्य अभियान, बी भू राजस्व, सी हास परिहास और डी चित्रकला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भू राजस्व। देखिए, अकबर के नवरत्न है दोस्तों अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फ़कीर अजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा। टोडरमल जो थे अकबर के दीवान थे और भूराजस्व विभाग को संभालते थे। 1580 में टोडरमल ने दहसाला बंदोबस्त व्यवस्था लागू की, जो एक प्रकार की कर प्रणाली थी, तो इसको भी याद रखिएगा। एक बार परीक्षा में पूछा गया था कि दहसाला बंदोबस्त क्या है, तो एक प्रकार की कर प्रणाली है। तो इस तरह से यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।